मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं। कई बार इतने बड़े पुरस्कार इतने बड़े फोरम में देने होते हैं तो सिलेक्शन किसको दिया जाए वो बहुत कठिन होता है। मगर आज स्वर्गस्थ सूली सोराब जी, स्वर्गस्थ राम जेठमलानी, श्री पराशरन जी, श्री फली नरीमान जी, श्री वेणुगोपाल जी, ये जो पुरस्कार के लिए नाम चयनित किए हैं, भारत में किसी भी न्याय जगत से जुड़े हुए व्यक्ति को पूछोगे तो यही क्रम में यही 5 नाम सबसे पहले दिए। मैं स्वर्गस्थ सोली सोराब जी और राम जेठमलानी जी की ओर से, उनके परिवार जन आए हैं। सोली साहब की तो धर्मपत्नी इस आयु में स्वयं आई हैं और पराशरन जी के परिवार से भी परिवारजन आए हैं और श्री फली नरीमन और वेणुगोपाल जी स्वयं इस आयु में यहाँ आए हैं। मैं इनकी भारत के न्याय जगत के को समृद्ध बनाने के लिए, रिलेवेंट रखने के लिए और समय अनुकूल बनाने के लिए जो सेवाएं हैं, इसको मन से प्रशंसा करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कॉन्फ्रेंस एक प्रकार से हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण समय पर आयोजित की गई है। मैं ऐसा कहूंगा कि बहुत उचित समय पर आयोजित की गई, क्योंकि यही वर्ष है जब हमारे संविधान को 75 साल पूरे होने वाले हैं। उस समय पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। यही वर्ष है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हमारे मुख्य 3 कानून, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, वो तीनों कानून को भारत की संसद आमूलचूल परिवर्तन कर कर रिलेवेंट बनाने जा रही है। वही ये वर्ष है। और विमेन लेड डेवलपमेंट की जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 के माध्यम से समग्र दुनिया के सामने कल्पना रखी, उसको सार्थक करने के लिए भारत ने शुरुआत की है 33% महिलाओं की हिस्सेदारी कानून बनाने की प्रक्रिया में, हमारी विधानसभाओं में और हमारी लोकसभा के अंदर सुनिश्चित करने का कानून भी अभी अभी हमारे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है। और उसी वक्त ये जो आपने कॉन्फ्रेंस करी है वो बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि आज विगत 9 साल के अंदर भारत समग्र दुनिया के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर अपनी रिलेवेंसी बनाकर एक प्रमुख स्थान पर आसीन हुआ। हमारी इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी, वो 5वें नंबर पर हम लाने में ये 9 साल के कम अंतराल में सफल हुए हैं। दुनिया को परेशान करने वाले इश्यू, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे नार्को टेरर लिंक हो, ये सारे इश्यू में आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उस समय बहुत जरूरी है कि हमारी न्याय प्रणाली भी वैश्विक अंतर्प्रवाहों को जाने, हमारी न्याय प्रणाली अपने आप को वैश्विक अंतर्प्रवाहों के साथ सुसंगत करे और इसके साथ साथ भारतीयता का मूल तत्व भी हमारी न्याय प्रणाली में फिर से एक बार हम प्रस्तापित कर कर दुनिया को भी इस रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें। तो मैं मानता हूं कि बहुत उचित समय पर इसका आयोजन हुआ है और आप सभी लॉयर्स हैं, वकीलों को ज्यादा सलाह नहीं देनी चाहिए क्योंकि आपका काम ही सलाह देने का है। परंतु एक उक्ति मैं जरूर कहना चाहूंगा
कि शक्ति के बिना न्याय शक्ति विहीन होता है और न्याय के बिना शक्ति अत्याचारी होती है। न्याय ही है जो बैलेंस करने वाली ताकत है और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको एक प्रकार से अलग रखने का निर्णय किया। बहुत सुविचारित निर्णय है, बहुत योग्य निर्णय है। न्याय और हर प्रकार की शक्ति का संतुलन बहुत आवश्यक है, तभी जाकर न्यायपूर्ण समाज की रचना हो सकती है। मित्रों, आज यहां पर मैं आया हूं तब भारत ने हर क्षेत्र के कानूनों को विगत 9 साल में फिर से एक बार आज की जरूरियातों के हिसाब से रीड्राफ्ट करने का या नया बनाने का प्रयास किया है। इस 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ढेर सारे कानूनों के अंदर बदलाव किया है। मैं कुछ कानूनों का जरूर जिक्र करना चाहूंगा। आर्बिट्रेशन लॉ, अब यहां पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी बनने जा रहा है, जो हमारे लॉयर्स के लिए अपार संभावनाओं को खड़ा करने वाला एक नया सेंटर बनने जा रहा है। मीडिएशन लॉ और जन विश्वास बिल, ये तीनों कानून एक प्रकार से न्यायपालिका पर बोझ कम करने वाले कानून। जन विश्वास बिल से शायद आप लोग ढंग से वाकिफ नहीं होंगे। जन विश्वास बिल एक ऐसा बिल है जिसने 300 से अधिक कानूनों में से क्रिमिनल लायबिलिटी तय करने वाली धाराओं को विलुप्त कर इसको सिविल दंड के अंदर बदलने का काम ये जन विश्वास बिल ने किया है। और इसके कारण एक नए प्रकार का विश्वास लोगों के अंदर पैदा हुआ है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट, इसने हमारे बदलते हुए अर्थतंत्र को विश्व के साथ खड़ा करने का काम किया है। मुझे कुछ लोगों से मैं चर्चा कर रहा था तो एक कमेंट आया था कि बहुत सारे बदलाव उसके अंदर करने पड़े। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, लेजिस्लेटर ने मेरा लेजिस्लेशन कंप्लीट है ऐसा अहंकार नहीं रखना चाहिए। जो भी त्रुटियां आती है उसको सुधारने के लिए मन खुला रखना चाहिए और तैयारी भी रखनी चाहिए। तो चाहे जीएसटी हो, चाहे इंसॉल्वेंसी एक्ट हो, इसके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद जो दिक्कतें हमारे सामने आ रही है इसको ध्यान में रखकर हम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी लॉ मेकिंग एजेंसी के लिए, किसी भी पार्लियामेंट के लिए, कि कानून कोई भी इसके अंतिम स्वरूप में नहीं होता है। समय के साथ और इंप्लीमेंटेशन के साथ जो दिक्कतें आती हैं उसको बदलना चाहिए और उसको स्वीकारना भी चाहिए, क्योंकि कानून बनाने का उद्देश्य अंततोगत्वा सुचारू व्यवस्था खड़ी करना है। कानून बनाने का उद्देश्य कानून बनाने वालों की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना नहीं है। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं मैं मानता हूं इसको और रिलेवेंट बनाएंगे। इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी कोड और डेटा प्रोटेक्शन बिल भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े बदलाव लाने वाले और अंतर्राष्ट्रीय पैमानों को जोड़ने वाले नए कानून है। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, मैं इनको जरूर कहना चाहूंगा कि ये सारे कानूनों को शायद हो सकता है कि जीवन में आपको कभी इस पर आर्ग्यूमेंट न करनी पड़े, परंतु इसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण न्याय की व्यवस्था
तभी आपके समझ में आएगी जब समाज के हर अंग को छूने वाले कानूनों का आप स्टडी करोगे, उसको आत्मसात